नमस्कार स्टूडेंट्स। हाँ, अभी तक हमने कमज़ोर वर्ग को पढ़ा है। कमज़ोर वर्ग में हमने अनुसूचित जातियों को पढ़ा है, जिसमें हमने उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ उसकी समस्याएं और कुछ मुख्य संवैधानिक प्रावधानों को समझा है। आज हम जनजातियों को पढ़ेंगे कि अनुसूचित जनजातियां क्या होती हैं, इनको कैसे परिभाषित किया गया है। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। यहाँ अनेक धर्म, मत, संप्रदाय, प्रजाति, जाति और जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.2% भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। अधिकतर जनजातियां ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहां सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुंचा है। आज भी अनेक जनजातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर हैं। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। यह खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र और भातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती है। जनजातियों को आदिम समाज, आदिवासी, वन्य जाति, गिरिजन एवं अनुसूचित जनजाति आदि के नामों से भी पुकारा जाता है। डॉक्टर घुरिये इनके लिए पिछड़े हिंदू, बैकवर्ड्स हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। परिभाषित करते हुए जनजातियों को गिलिन एंड गिलिन लिखते हैं कि स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं, जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। डॉक्टर मजुमदार लिखते हैं कि एक जनजाति परिवारों या परिवारों के समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, समान भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय, उद्योग के विषय में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं, पारस्परिक कर्तव्यों की एक सुविकसित व्यवस्था को मानते हैं। तो इसी प्रकार से इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया में लिखा है कि एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है, जो एक बोली बोलती है, एक सामान्य भूभाग पर अधिकार रखती है या अधिकार जताती है और जो प्राय अंतर्विवाही नहीं रहती है। तो इस तरीके से ये जो हमने इसकी जो परिभाषाएं पढ़ी है, तो सबने एक ही बात को कहा है, क्या कि परिवारों का एक ऐसा संकलन है जिसका एक सामान्य नाम होता है, एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं, विवाह, व्यवसाय, उद्योग, धंधे इत्यादि सब ये नियमों का पालन करते हैं। कुछ भी में निषेध होता है तो उसका भी पालन करते हैं। तो अपने कर्तव्यों का पालन ये सब लोग मिलकर करते हैं। तो ये एक जनजाति परिवारों का एक संकलन है और जो एक विशेष जो इनकी अपनी एक बोली होती है, वो अपनी बोली बोलते हैं। होबल कहते हैं, एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है, एक विशेष संस्कृति रखता है, उन्हें दूसरे जनजाति समूह से पृथक करता है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। चार्ल्स विनिक ने बताया है कि एक जनजाति में क्षेत्र, भाषा, सांस्कृतिक समरूपता और एक सूत्र में बांधने वाला सामाजिक संगठन आता है। यह सामाजिक समूहों जैसे गोत्रों या गांवों को सम्मिलित करता है। तो इस प्रकार से रॉल्फ पिंडिंगटन अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में बताते हैं कि हम एक जनजाति की व्यक्तियों के एक समूह के रूप में व्याख्या कर सकते हैं जो कि एक समान भाषा बोलता हो, समान भूभाग में निवास करता हो और जिसकी संस्कृति में समरूपता पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितने भी समाजशास्त्री हैं, जितने भी ये हम इनको मानव शास्त्री भी कह सकते हैं, मानव शास्त्री हैं, इन्होंने सबने एक ही बात को कहा है। क्या कहा है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है, एक अपनी भाषा होती है और जिसका एक राजनीतिक संगठन होता है, व्यवसाय होता है और सामान्य
अंतर्जातीय के नियमों का पालन करता है। तो इस तरीके से इसको हम एक अनुसूचित जनजाति हम कह सकते हैं। इसके कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताओं में हम ये देखेंगे, पहली विशेषता है कि सबका एक सामान्य भूभाग होता है, एक भूभाग में ये निवास करती हैं, जिसका परिणाम उस भूभाग से इनको बहुत लगाव होता है और उस भूभाग में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं उनमें एक दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। तो सामान्य भूभाग में रहने के कारण उसमें उनका सामान्य जीवन की अन्य जो विशेषताएं हैं वो भी विकसित हो जाती हैं। किंतु डॉक्टर रिवर्स जनजाति के लिए एक निश्चित भूभाग को आवश्यक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही भूभाग में रहते हैं, अलग अलग जगह पर भी वो चिटके हुए रह सकते हैं। सामान्य भाषा, इनकी अपनी एक सामान्य भाषा होती है, तो अपनी जो विचार हैं, इन विचारों का आदान प्रदान ये अपनी सामान्य भाषा से करते हैं और भाषा के माध्यम से ही इनकी जो संस्कृति है उसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहता है। और सभ्यता के संपर्क के कारण अब कई जो जनजातियां हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी एक भाषा ही बोल रही हैं, अब उसमें भी परिवर्तन आ गया है। अब वो दूसरी भाषाएं भी जान गई हैं, दूसरी भाषाएं भी बोलती हैं। इनका एक विस्तृत आकार होता है। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। जैसे कि हमने इसकी जो परिभाषा पढ़ी है उसमें हमने ये जाना है कि इनका एक परिवारों का संकलन होता है जिसमें कई वंश, समूह, गोत्र, भातृदल होते हैं और इसी कारण इनकी जो सदस्य संख्या है अन्य क्षेत्रीय समूहों से अधिक होती है। यह एक अंतर्विवाही समूह होता है। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल ये अंतर्विवाही न होकर ये दूसरी जातियों में भी विवाह करते हैं। ये जो विशेषता थी इसमें आज के समय में, वर्तमान समय में परिवर्तन आया है। तो ये एंडोगेमी न होकर ये एक्सोगेमी भी हो गए हैं। बाहर भी ये अपने समूह से बाहर भी ये विवाह करते हैं। तो एक नाम होता है इनका प्रत्येक जनजाति का, और जिससे उनकी एक पहचान होती है और उनके जो सदस्य होते हैं उनका अपना परिचय जनजाति के नाम के आधार पर ही वो देते हैं। इन सब की एक सामान्य संस्कृति होती है। सामान्य संस्कृति में इनके रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, लोकाचार, नियम, कला, धर्म, जादू, संगीत, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन, विचार, विश्वास इत्यादि ये सभी एक सामान्य रूप से पाए जाते हैं। आर्थिक निर्भरता भी इस समूह में देखने को मिलती है। एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम हो जाते हैं। शिकार, फल फूल एकत्रित करना, पशुचारण, कृषि, गृह उद्योग आदि की जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं, कुछ वस्तुएं जो इनको जुटानी पड़ती है, वो सब मिलजुल कर ही अपना सारा काम कर लेते हैं। राजनीतिक एक संगठन होता है इनका, एक अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है जिसमें जिसका एक वंशानुगत मुखिया भी होता है और जो परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव डालता रहता है और जो एक नियंत्रण बनाए रखता है और नियमों का उल्लंघन जो करते हैं उनको दंड की भी व्यवस्था की जाती है। तो इसमें जो मुखिया होते हैं वो बड़े वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्हीं को ही मुखिया के रूप में चुन लिया जाता है। तो इस तरीके से कुछ सामान्य निषेध भी इस जनजाति में पाए जाते हैं। खान पान, विवाह, परिवार इत्यादि आदि, व्यवसाय, धर्म आदि निषेधों का पालन करती है। लेकिन वर्तमान समय में ये जितनी भी हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी हैं इनमें सभी में परिवर्तन आ गया है। आज आरक्षण की वजह से जो इनको एक भारत सरकार ने आरक्षण जो नियुक्त किया है, इसकी वजह से इनको पढ़ने लिखने में स्वतंत्रता मिल गई है, आगे बढ़ने लगे हैं और अपना काम करने लगे हैं आगे बढ़कर। और ये जितनी भी ये पुरानी इसमें जो विशेषताएं हमने जो देखी हैं, अंतर्विवाही और सामान्य भाषा, ऐसा नहीं है, या सामान्य भूभाग, इन सभी में परिवर्तन आ गया है। और अधिकांश ये जो जनजातियां हैं ये शिक्षित भी हो गई हैं और शिक्षा के आधार पर भी आगे बढ़ गई हैं। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को अगर हम देखें तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित अनुसूची के अनुसार भारत में 500 से अधिक जनजातियां
देखने को मिलती हैं, और जो कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं। 1951 में इनकी जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 91 लाख रही है, और इस कमी का कारण भारत का विभाजन है, और इसके परिणाम स्वरूप कुछ जनजातीय क्षेत्र पाकिस्तान में भी चले गए हैं। 1961 में जनजातियों की जनसंख्या 2 करोड़ 99 लाख थी, और 1971 में 4.11 करोड़ थी, और 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या 6.78 करोड़ थी, जबकि 2001 में यह बढ़कर 8 करोड़ से भी अधिक हो गई। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के विभिन्न प्रांतों में असमानता पाई जाती है। मध्य प्रदेश में इसकी जनसंख्या सभी प्रांतों से अधिक है। इसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उड़ीसा आता है, गुजरात आता है, उसके बाद राजस्थान आता है। उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। तो इस तरीके से भारतीय जनजातियां संक्रमण के दौर से गुजर रही हैं। इस संक्रमण के दौरान जनजातियों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। तो वो कौन कौन सी समस्याएं हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन समस्याओं को पढ़ेंगे। धन्यवाद।